ठीक है जी, सबको स्लाइड नज़र आ रही है, आवाज़ आ रही है तमाम पर स्टूडेंट्स को? ओके, अच्छा जी, जो हमारे यहाँ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस हैं वो आपके सामने सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसके अंदर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना वो वाइड होता है, मतलब 4-5 लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, तो यहाँ पर वन अप वन डाउन अथॉरिटी ऑफ लाइन या फॉर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, सारे 4-5 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो चारों पांचों के पास होती है, और वहाँ पे कोई ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा, टॉल नहीं होगा। दूसरा, आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कम होंगे, 2-4 डिपार्टमेंट होंगे, और आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होगा, लेस फॉर्मल होगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर के बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है डिपार्टमेंट, फंक्शन का दूसरा नाम है डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्लाइड के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, डिफरेंट, और इसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी सी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिवीजन पे चली जाती है। डिवीजन के अंदर आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, आप चैप्टर नंबर इससे पहले वाले चैप्टर में आप कर चुके हो, उसके अंदर क्या होता है, आपके बिजनेस यूनिट्स होते हैं या आपके डिविजन्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया, जोग्राफिक लोकेशन, जिसके अंदर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एग्जांपल की बात कर रहे होते हैं, और लिमिटेड ऑटोनॉमी अंडर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल द पेरेंट कोऑपरेशन, यानी यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का ताल्लुक होगा, डिवीजन वाइज रिपोर्टिंग लाइन होगी, कुछ इख्तियारात जो है वो आपकी ब्रांच को होंगे, बाकी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? फवाद बेटा, आपको स्लाइड नजर आ रही है? महरीन, मैंने स्लाइड नंबर 15 खोली है, अभी चेंज हुई होगी, आप चेक करो। महरीन देखें आपके पास स्लाइड नंबर 15, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई डोंट गेट दिस थिंग कि आजकल स्लाइड चेंज होने में क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब हुआ? अब आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है, सही है, चलें जी, ठीक है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था दैट वाज फ्रॉम दिस वाली स्लाइड, जिसके अंदर हमने बात की कि 3 ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर हैं। सिंपल स्ट्रक्चर यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, कोई क्योंकि ब्रांच ऑफिस की तो बात ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी है। उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फंक्शनल होती है। फंक्शन जो है वो दूसरा नाम है डिपार्टमेंट का। आपके सामने स्लाइड के ऊपर एग्जांपल है कि ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट,
HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इससे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिविजनल होती है, जिसके अंदर हम डिवीजन विद बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डिफाइन करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, या हम विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन जोग्राफिक लोकेशन डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आपके पास ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस का ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि डिवीजन वाइज हमने डिवीजन किया हुआ होता है, जोग्राफिक लोकेशन वाइज हमने डिवीजन किया हुआ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो कंट्रोल जो है वो पेरेंट कॉर्पोरेशन के पास होती है, यानी हेड ऑफिस के पास जो है वो मेन कंट्रोल होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड भी कुछ इख्तियारात दिए गए होते हैं, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी क्वेश्चन हियर? फिर इन्होंने आपको इस स्लाइड के ऊपर बता दिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दिए हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फंक्शनल की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो फास्ट होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको हायरार्की फॉलो नहीं करनी है, सब लोग इक्वल लेवल ऑफ पे वर्क कर रहे हैं, तो सबके पास बराबर के इख्तियार आते हैं, तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो फ्लो ऑफ वर्क विल बी फास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट नहीं इनकर करेगा, इनएक्सपेंसिव होगा, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर एक एक डोमेन एक एक इंसान लुकअप कर रहा होगा, क्योंकि लोग कम काम कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो आपके पास क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वीकनेस की। इसके अंदर वीकनेस ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक बंदे के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा है, जो कि रिस्की हो सकती है। अगर वो बंदा जो है वो कहीं छोड़ के चला जाए ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कॉस्ट सेविंग होता है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट या डुप्लीकेशन ऑफ पीपल नहीं हो सकता। हर एम्प्लॉय को अपने हिसाब से काम करना है, और हर एम्प्लॉय जो है वो ग्रुप के अंदर काम कर रहा होता है, तो सिमिलर एक्टिविटीज चल रही होती है, तो टाइम सेविंग भी हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट की एज एन ओवरऑल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बट उनको दूसरे यूनिट के अंदर क्या हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंसाइट नहीं होगी, उसकी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। अब तो हो रही है ना स्लाइड चेंज? ये नदीम साहब क्यों लिख रहे होगा स्लाइड चेंज नहीं हो रही है? ऊपर बोल तो दिया बच्चों ने कि सबके पास स्लाइड चेंज हो रही है। यार यहाँ मेरे पास तो स्लाइड चेंज हो रही है बच्चों, बाकी तुम लोगों के पास स्लाइड चेंज हो रही है। हम लोग स्लाइड नंबर 15 पे हैं अभी। अब तो ठीक है, बस ये तुम लोग के जो है ना, हाँ हाँ, तो 15 ही करवा रही हूँ, अभी मैं 15 पे ही हूँ। नदीम खुदा का खौफ करो और थोड़ा होश, आंखें होश हवास में रह के बेटा बातें करो। कमाल है, पता नहीं तुम लोगों के बीच में, तुम लोग के इंटरनेट पे दिस इज अ प्रॉब्लम एट योर एंड। यहाँ से मेरे पास से सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिविजनल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के, तो उसका फोकस जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिवीजन, यानी मेरे डिवीजन के अंदर मेरा क्या टारगेट है, मेरा फोकस मेरे टारगेट पे होगा, तो माय फोकस इज ऑन माय रिजल्ट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैपनिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। मेरी वीकनेस क्या होगी? यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज भी होगी। एक ABCD 4 डिवीजन है, चारों डिवीजन के अंदर एक जैसे काम हो रहे हैं, रिसोर्सेज भी जो है वो ज्यादा लगेंगे और कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा लगेगी, और इसकी वजह से क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा तो एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ओके, अब हम बात करते हैं
अब हम आगे बात कर रहे हैं टीम स्ट्रक्चर क्या चीज है। टीम स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रक्चर पे मेडअप हुआ है, ग्रुप्स किस तरह से फॉर्म हुए हैं, टीम्स कहाँ पर फॉर्म हुए हैं, कितने इंडिविजुअल्स किस टीम के अंदर काम कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप छोटा है कौन सा ग्रुप बड़ा है। इसका क्या एडवांटेज होता है, इसके अंदर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होने की वजह से वो एम्पावर्ड होते हैं, और जो बैरियर्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के बीच में उसको हम आराम से गुफ्तगू करके डिस्कशन करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पर कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है इसकी क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, और क्या होगा कि प्रेशर होगा टीम के ऊपर। टीम के ऊपर क्यों प्रेशर होगा, क्योंकि उन्हें तो काम करना है ना। अब उनके पास चेन ऑफ कमांड क्लियर हो ना हो तो बगैर चेन ऑफ कमांड के काम करना ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के अंदर। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम स्पेशलाइजेशन और फंक्शन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हम स्पेशलाइजेशन और फंक्शन दोनों को फोकस करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक बंदा जो है, एक एम्प्लॉय जो है वो दो जगहों पर रिपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्ट कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर और वो प्रोजेक्ट बी को भी हेड कर रहा है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट वाइज भी प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है और वो रिपोर्ट कर रहा है किसी एक फंक्शन को। दैट फंक्शन कुड बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दैट फंक्शन कुड बी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यानी एक बंदे के ऊपर दो जिम्मेदारियां हो जाती हैं। सही है, अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है डिजाइन के अंदर, और इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम आराम से फ्लेक्सिबल होकर अडेप्ट कर सकते हैं और हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जब हम वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिपार्टमेंटल हेड और प्रोजेक्ट हेड के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। प्रोजेक्ट हेड अपनी चलाने की कोशिश करेगा और डिपार्टमेंटल हेड अपनी चलाने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन के अंदर हमेशा जो आपका फंक्शन है, जो डिपार्टमेंट है, उसको हमेशा ज्यादा फौकियत हासिल होती है रादर देन द प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और वो डिस्पर्स हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम खत्म हो जाती है, उसी टीम को हम दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है ना वो हमेशा इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो फंक्शन इज मोर पावरफुल देन द प्रोजेक्ट लीडर। ठीक है, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बाउंड्री लेस के अंदर क्या हमने बात की थी कि यहाँ पे कोई डिफाइंड या लिमिटेड बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है और टैलेंट जो है वो कहीं पर भी हम ढूंढ सकते हैं और हम उसको हायर कर सकते हैं। तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑफिस आपका कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वी आर ऑल वर्किंग ऑनलाइन, वर्चुअली कनेक्टेड है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, कंट्रोल जो है वो लेस हो जाता है और कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल तो रहे नहीं है, किसी को रिपोर्ट तो कर रहे नहीं है। तो हर इंसान जब अपना काम कर रहा होता है, इसके अंदर कम्युनिकेशन की लैकिंग होती है और कंट्रोल की भी लैकिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा आप मुझसे चैट स्क्रीन पे कर सकते हैं। फवाद बेटा एक काम कीजिएगा, मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल दो चीजों की जिम्मेदारी या दो जगह पे रिपोर्ट कर रहा होता है, एक तो वो प्रोजेक्ट हेड को रिपोर्ट कर रहा है और दूसरा वो फंक्शनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल जो है वो दो जगहों पे रिपोर्ट कर रहा होता है, यानी वो रिपोर्ट कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, और वो प्रोजेक्ट बी को भी हेड कर रहा है, तो उसके पास दो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन। तो इसमें काम तो ज्यादा फास्ट तरीके से हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या आता है, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कि वो किस बॉस की बात सुने, किस बॉस को वो ज्यादा तरजीह दे। ऐसी सिचुएशन में फंक्शन को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आया गया हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट डिस्पर्स हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, बट फंक्शन हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा फवाद आप एक काम किया करो, कोई चीज मिस कर जाओ तो ऑनलाइन लेक्चर्स ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये वन टाइम सुनने वाले लेक्चर नहीं है, तो दोबारा सुन के क्लियर कर लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कॉन्टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, टीम की स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैट्रिक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वही बात दोबारा लिखी गई है कि टीम स्ट्रक्चर क्या होता है कि ग्रुप के अंदर काम करना, सेल्फ मैनेज टीम होती है, एम्प्लॉइज एम्पावर्ड होते हैं, वो अपना अपना काम खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये टीम का स्ट्रक्चर होता है। और ये ग्रुप एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ग्रुप बना है, कितने इंडिविजुअल ग्रुप के मेंबर्स हैं, कौन मेंबर्स जो हैं वो उस ग्रुप ए के बिलोंग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट देखें, आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपका डिपार्टमेंट भी होगा और आपका प्रोजेक्ट भी होगा, यानी कि स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन डिपार्टमेंट्स आर असाइंड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यानी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर वो बंदा, वो इंडिविजुअल दो लोगों को रिपोर्ट कर रहा होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होगा और एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसके दो मैनेजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉइज को करना चाहिए कि प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम किया, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन फंक्शन हमेशा अपनी जगह कायम रहता है। सही है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन की, और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी मतलब जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है, कोई ज्योग्राफिक उसकी लोकेशन जो वो तय नहीं है। दिस कुड बी एन एग्जांपल, कुड बी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्चुअली कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्किंग लाइन होती है, चेन ऑफ कमांड जो है वो नहीं होती है, कोई किसी का बॉस नहीं होता है, और यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल, कौन कितने लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, कौन कितने लोगों को मॉनिटर कर रहा है, ये दोनों चीजें एलिमिनेट हो जाती है। यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड दोनों चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन टास्क। इसके अंदर टीम्स एम्पावर्ड होती हैं रादर देन डिपार्टमेंट। 3-4 मेंबर को हमने हायर कर दिया, उनको हमने एक काम पे दे दिया, तो वो अपने अपने काम की खुद जिम्मेदार होंगी, उनका डिपार्टमेंट उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर होता है। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि वहां पर लोग जा रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल कनेक्टेड है वर्चुअली, ठीक है, और वो अपने अपने टास्क के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं है। कोई एक्सटर्नल बाउंड्री का मतलब है कि कोई एक जगह, एक लोकेशन के ऊपर लोग नहीं है, पीपल आर यूजिंग वर्चुअल लोकेशंस, ठीक है। और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, दे गेट क्लोज टू द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रिमूविंग एक्सटर्नल बाउंड्रीज। रिमूविंग एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अंदर एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्या हो सकती है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज होती हैं। यहाँ पर हम टेम्पररी हायर कर रहे होते हैं लोगों को बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन, के ये काम हमें करवाना है और ये वर्चुअली काम ये हो जाएगा, हमें ये प्रोग्राम बना करके दे दें, ये कोडिंग करके हमें दे दें और हम इस कोडिंग को यूज कर लें, या इस वेब, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट बनवा ली है तो वेबसाइट हमें वर्चुअली किसी को दे देंगे, वो कहाँ पे बैठ के बना रहा है ये हमें नहीं पता, बट समवेयर दैट पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस, ठीक है। तो ये टेम्पररी तौर पे हम स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं, उस बंदे को जिसको मैंने वेबसाइट बनाने दी है उसके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए टू कंस्ट्रक्ट माय वेबसाइट, ठीक है। मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दूंगी और वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए काम डेडलाइन पे मीट करेगा, ठीक है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ये क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये स्मॉल कोर, ये सारे ही स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ठीक है, इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। हमने अपने बिजनेस फंक्शन को, एक फंक्शन को उठा करके हमने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कैसे कर दिया? हमने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी को, फॉर एग्जांपल, ये जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे होते हैं जो टेलीविजन के ऊपर आ रहे होते हैं, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बना रही होती हैं। तो मेरी जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कंपनी वो इतनी अच्छी नहीं है, मार्केट के अंदर 3 से 4 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो हम उनको अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए दे देंगे एंड दे विल वर्क फॉर अस। तो हमने अपना ये एडवर्टाइजमेंट जो है, या ये मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट जो है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं, ये हमने आउटसोर्स कर दिया है किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, ठीक है। इस क्यों? क्योंकि हमें अपना काम अच्छे बेस्ट तरीके से करना है एंड दे आर एक्चुअली इक्विप्ड विद द बेस्ट पीपल, बेस्ट नॉलेज। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दैट यूजेस आउटसाइड सप्लायर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर इट्स फाइनल असेंबली ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम सप्लायर जो हैं वो कहीं बाहर से लेकर के आ रहे हैं फॉर द असेंबलिंग ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है।
यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप थ्रो कर दीजिए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज ये आप मुझसे पूछ लीजिए, चैट स्क्रीन पे दे दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, सो देन आई एम मूविंग अहेड। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है और ये चैलेंजेस हो सकते हैं कि वो फेस करें। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को अपने तमाम तर एम्प्लॉयज को कनेक्टेड रखना चाहिए, ठीक है। अगर वो डिस्पर्स्ड भी हैं, वो मोबाइल एम्प्लॉयज मतलब वो डिफरेंट लोकेशंस पे भी हैं, तो उनका कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। फिर हमें एक काम और करना चाहिए, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो हर वक्त ऑन रखना चाहिए। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, चाहे वो इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या हम किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल को कोई सर्टिफिकेशन हम करने के लिए हायर करें। तो आपकी ये जो लर्निंग हमेशा जो है योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन द लर्निंग फेज, क्योंकि मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर उसी तरीके से चेंज ला सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि हाँ मार्केट के अंदर क्या चेंज आई है या क्या चेंज की रिक्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है। ग्लोबल स्ट्रक्चर इश्यूज मतलब अक्रॉस द ग्लोब एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कल्चर, इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया होगा डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये है जब हम कंटिन्यूसली लर्न करते हैं, हम अडेप्ट होते हैं और हम चेंज एक्वायर करने के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी चेंज को हम अडेप्ट होने के लिए वी आर रेडी टू चेंज ऑलवेज, ठीक है। हमें ओपन टीम्स रखनी चाहिए, हमें एम्पावर करना चाहिए एम्प्लॉयज को, हमें बेसिकली एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर और इंफॉर्मेशन को ओपन तरीके से शेयर करना चाहिए। लीडरशिप जो है, लीडरशिप का मतलब ही यही होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, दैट इज लीडर इज ऑलवेज विजनरी। विजन में वो रखता है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर, दे थिंक अबाउट द फ्यूचर, वेयर इज मैनेजर ओनली गेट द वर्क डन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, सेंस ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए। दे आर सपोज टू वर्क एज अ टीम, सो इट्स अ लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज, आई मीन आपके इस चैप्टर का। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे कर सकता है। स्लाइड मैंने बंद कर दी है, मैं दोबारा ऑन कर देती हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 10। अजवर प्लीज मुझसे आज आप मोबाइल एम्प्लॉयज का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम डाउन हो जाता है तो एटीएम के अंदर एटीएम को चेक करने के लिए कोई ना कोई जो नेटवर्क इंजीनियर जाता है, वो मोबाइल होता है, वो मूवमेंट में होता है, ठीक है। दैट पर्सन इज एक्चुअली मूविंग, उसकी एक लोकेशन फिक्स नहीं होती है। सही है जी, अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। दिस चैप्टर इज नथिंग बट इट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं?
सबको स्लाइड नजर आ रही है? ओके, ठीक है। HRM क्या चीज है, HRM का क्या काम है, ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंस है HRM की। तो सबसे पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। सबसे पहले HRM को हम डिफाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन वन इंडिविजुअल, यानी एक इंसान से ज्यादा लोग जब एक साथ काम करते हैं तो उनको मैनेज करना भी एक काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज देयर इन वन प्रोडक्ट और वन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्चुअली मिसिंग देयर इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स भी हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स को हम कह रहे होते हैं दैट इज पीपल ओरिएंटेड HR क्रिएट सुपीरियर shareholder values. Like if people are happy and you need to treat your people as your asset. ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ खाली इक्विपमेंट पे नहीं चल सकती है, हमें लोगों की जरूरत होती है। तो लोग क्या होते हैं, दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंस, दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है, ठीक है। तो दे आर सपोज टू बी पीपल ओरिएंटेड। एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल, अचीव कंपैरेटिव सक्सेस थ्रू पीपल बाय ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एज पार्टनर्स, ठीक है। आपको अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करना होता है, नॉट ओनली एम्पावर करना होता है, उनको एज अ पार्टनर एंड एज अ वैल्यूएबल एसेट लेके चलना होता है। बिकॉज अगर आप उन्हें वैल्यू देंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों चीजें नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव विदाउट एन इनपुट और परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मशीनरी के ऊपर काम नहीं कर सकती है, मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए हमें लोगों की जरूरत भी होती है, ठीक है। सो बोथ हाई इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विल एक्चुअली लीड टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कप्लेस, एंड ओनली देन हम अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट स्क्रीन पे पूछ लीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस की। सेल्फ मैनेज टीम्स, यानी टीम्स को आप एम्पावर करें, उनके अंदर ट्रस्ट शो करें। जब आप अपने टीम मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट शो करेंगे तो वो अपने आप को प्रूव करेंगे, और इस तरीके से आप एक तरीके से कहें कि उनको आप ट्रेन कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो आप लोगों के हाथ में दें, डिसेंट्रलाइज करें, रादर देन हर चीज का डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजर ले। नहीं, हर चीज का डिसीजन अगर टॉप मैनेजमेंट लेगी तो एक तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा, और स्लो होने के साथ साथ क्या होगा, लोगों के अंदर एम्पावरमेंट नहीं आएगी, और जब लोगों के अंदर एम्पावरमेंट नहीं आएगी तो लोग जो हैं वो डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाएंगे कि ये लोग तो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं और हम पे लाके थोप देते हैं, हमें खाली ऑर्डर दे दिया जाता है, हमारा तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई से ही नहीं है। So what happens, you need to keep your employees motivated, happy, satisfied. तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी भी राय, उनका भी ओपिनियन शामिल करें। कभी कभी हमें एम्प्लॉइज को नॉलेज ब्रश करने की जरूरत होती है, उनकी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हम जो कुछ भी आज किताब में पढ़ रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे तो काम आपको वहां पर ही सीखना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिकल वर्क बुकिश एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। आपके जॉब असाइनमेंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, ताकि आपको डीमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन कॉज ना हो। आपकी कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होनी चाहिए ताकि आपका गोल कभी भी सफर किसी भी एंगल से ना करे।
आपका जो कंपनसेशन या जो अप्रेजल होता है, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल होता है, अप्रेजल क्या होता है, यानी आपका प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट जो है वो बेस्ड होने चाहिए आपके परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, बेसिकली हम जॉब और पर्सन दोनों का बेस्ट फिट निकालते हैं कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन के ऊपर बेस्ट सूटेबल है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ द एचआर। एचआर ये काम कर रहा होता है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, सबसे पहले आप कंपिटेंट, कंपिटेंट मतलब केपेबल, एबिलिटी, स्किलफुल एम्प्लॉयज को हायर करें, उनको सिलेक्ट करें। फिर हम सिलेक्ट करने के बाद उनको हम अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको हम उनकी जॉब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करें अप टू डेटेड। उन्हें अगर कोई भी रिसोर्स, कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है तो उनको हम वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, उनको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो हम उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें ताकि वो अपना काम सही तरीके से फंक्शन कर सकें। Ensure that organization retains competent and high performing employees, कभी भी कोई भी अच्छा एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उस अच्छे एम्प्लॉय को उसके काम की वजह से रोकें, रिटेन करें। रिटेन का मतलब होता है टू स्टॉप देम फ्रॉम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर इंसेंटिव्स, बाय ऑफरिंग देम मार्केट कंपैरेटिव पर्क्स एंड सैलरी एंड पैकेज। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा चैट स्क्रीन पे पूछ लीजिए। If there is any question, तो प्लीज चैट स्क्रीन पे क्वेश्चन थ्रो कीजिए, आई विल आंसर यू राइट नाउ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Any question? If you have any question. Second point, all right. यहाँ पर एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि हमने जो है वो कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, अब उस नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ही हमने अपने एम्प्लॉयज को नहीं दी है। विल दैट एम्प्लॉय बी एबल टू यूज दैट न्यू सॉफ्टवेयर? हसीब, दिस वाज योर क्वेश्चन। अगर मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर लाया है और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने अपने एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, उसको कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं की है उस नए सॉफ्टवेयर की, तो क्या वो मेरा एम्प्लॉय वो सॉफ्टवेयर यूज कर लेगा? इज इट क्लियर? हसीबुर रहमान, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस या एचआर का प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लान करती है, प्लान क्या करती है? रिक्रूटमेंट एंड डी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है नए लोगों को हायर करना, और डी रिक्रूटमेंट का मतलब है पुराने लोगों में से कितने लोग जो हैं वो आपके रिटायर हो रहे हैं या कितने लोगों को हमें निकालना है जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उनकी ज़रूरत जब हमें नहीं है तो हमें बेसिकली उनसे फोर्सफुल रेजिग्नेशन लेना है इन वन वे और दी अदर, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है भाई? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट कॉम्पोनेंट कंपीटेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। कंपीटेंट एम्प्लॉयज का मतलब अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, कंपीटेंट का मतलब होता है केपेबल, स्किलफुल, गुड एम्प्लॉयज, ठीक है, काबिल एम्प्लॉयज। काबिल एम्प्लॉयज को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको हमने इंटरव्यू बुलाया, उनको हमने टेस्ट दिलवाया, उसके बाद हमने उनको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने उनको ऑन बोर्ड ले लिया है, और ऑन बोर्ड लेने के बाद हमने उनको ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब जिस दिन हम नो हाउ देते हैं कि हाँ भाई ओरिएंटेशन रखते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये लॉग इन टाइम है। उनको हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन घुमाते हैं, कहाँ पे कैफेटेरिया है, कहाँ पे क्या चीज़ है, सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। एडमिन ब्लॉक कहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम आएगी उनको चीज़ें कहाँ से मिलेगी, उन्हें रिसोर्सेज कहाँ से, रिक्विजिशन फाइल्स कहाँ से फिल करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें ओरिएंटेशन वाले दिन ओरिएंटेशन देते हैं, उनको नो हाउ करते हैं, नो हाउ शेयर करते हैं, ठीक है, नॉलेज देते हैं। फिर क्या होता है? उनकी ट्रेनिंग होती है, रिगोरस ट्रेनिंग होती है। एमटीओस को हायर किया हमने और ऑन जॉब उनको हमने ट्रेनिंग दी।
हमने अप टू डेट नॉलेज दी, हमने स्किल्स दी, और फिर उसके बाद हम उनको लेके आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई आया, उनको सारी ट्रेनिंग देने के बाद आर दे एबल टू वर्क द वे वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की तमाम तरह एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको हम अकॉर्डिंगली कंपनसेशंस भी देंगे और बेनिफिट्स भी देंगे। अगर मीट नहीं कर रहे हैं तो दोबारा उनकी ट्रेनिंग उनको रिक्वायर्ड है, तो हम दोबारा उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो गैप को रिड्यूस कर सकें। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज करियर डेवलपमेंट। और करियर डेवलपमेंट के अंदर आपके बाद, करियर डेवलपमेंट के फेज के बाद देन देयर इज रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। यानी अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा होता है तो उसको मार्केट कंपैरेटिव पैकेज, जो भी उसको दूसरी जगह से ऑफर हो रही होती है, उसको ऑफर दे करके हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी नाउ। इस स्लाइड के ऊपर किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा अभी पूछ लो। अजवर बेटा आप मुझे स्लाइड्स का जो है आज रात को लेट नाइट एक मैसेज कर दो, या कल सुबह जो है वो 11 बजे तक एक मैसेज कर देना, ठीक है ना? तो आई विल शेयर द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स विथ यू, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लेबर क्लास की बात करते हैं तो लेबर यूनियंस का जिक्र आता है। लेबर यूनियन हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर भी लेबर काम कर रही होती है, लेबर क्लास के लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर यूनियंस फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी सारे लेबर्स को इज्तमाही तौर पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? लेबर यूनियन की, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स एंड सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ फर्म एंड अ यूनियन. Union is elected to represent a bargaining unit of employees of the firm in bargaining for wage, hours and working conditions. किन चीजों पे ये बार्गेन कर रहे होते हैं? वेज पर आवर, वेज, नंबर ऑफ आवर्स जितने उनको सर्व करने हैं, और वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, क्या डेज होंगे, क्या टाइमिंग्स होंगे, क्या लोकेशन होगी, ये सारी चीजें, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, ये भी वर्किंग कंडीशन का पार्ट बनेगी। तो दिस इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन, एंड यूनियन का अग्रीमेंट होता है विद द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। इज इट क्लियर? तमाम तरह स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर है? बेटा जवाब दे दीजिए, तमाम तरह स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर है? तमाम तर स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन के। यहाँ पर मैनेजमेंट जब हायरिंग कर रही होती है, प्रमोट कर रही होती है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए, लीगल राइट्स फॉर द एम्प्लॉयज। यानी मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने बता दिए कि इससे कम आप किसी भी लेबर को आप हायर नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने तय किया है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स दैट इनहेंस द स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोटेक्टेड ग्रुप्स। यहाँ पर हम अफर्मेशन यानी पॉजिटिव एक्शंस ले रहे होते हैं। हमें हमेशा फॉलो करनी है रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ICMAP ओपन भी हो गया है माशाल्लाह से, अल्लाह करे आगे भी इसी तरह से ये ओपन रहे और कोविड से हम सबकी जान छूट जाए, बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, हमें SOPs दे दिए हैं, और ये तमाम तर इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है कि वो उन SOPs को फॉलो करें, ठीक है?
कहीं पर भी अगर वो एसओपी फॉलो नहीं हो रहा होगा तो गवर्नमेंट जो है कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। सही है। अब ये कुछ इक्विटी पैक्ट्स हैं जो कि फेडरल लॉज एंड रेगुलेशन के रिलेटेड टू एचआरएम है। ठीक है, एचआर से रिलेटेड कुछ आपके ये पैक्ट्स हैं, इनकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिविल राइट्स, एक आम आदमी का मेडिकल फैमिली आपका लीव एक्ट होता है कि आपको कितना मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती है। आपका फेयर पे, यानी फेयर पे का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपका पे जो है वो स्केल सेम हो। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके सारे लीगल राइट्स के हिसाब से ये आपके एचआर के पैक्ट्स हैं। एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी चाहिए, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए, प्राइवेसी एक्ट क्या होनी चाहिए कि आप सारी इंफॉर्मेशन हर इंसान से शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी रिटायरमेंट एक्ट है कि आपका 60 के बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद अगर आपका एक्सटेंड होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पे हम ला सकते हैं, बट आपको हम पेरोल के ऊपर रन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी। अच्छा, अमेरिकन एक्ट ऑफ डिसेबिलिटीज भी एक है, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द अमेरिकन यूनियन या अमेरिका में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, दीज आर द बेसिक पैक्ट्स एंड एक्ट्स की डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए कि ये सारे आपके राइट्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करने होते हैं। या लॉज, कोई भी लॉज या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, तो गवर्नमेंट ये रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जो वो डायग्राम था उस डायग्राम को मैंने आपको समझा दिया था, मगर अब उसके बारे में डिटेल के अंदर चीजें लिखी हुई आ रही हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एचआर प्लानिंग क्या चीज होती है। एचआर प्लानिंग का बेसिकली काम ये होता है कि मैनेजर को इंश्योर करना होता है कि मेरे पास राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट प्लेस मौजूद भी है कि नहीं है। यानी अगर किसी जॉब के ऊपर मुझे 5 लोग रिक्वायर्ड है तो मेरे पास 5 लोग हैं कि नहीं है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। राइट काइंड ऑफ पीपल, यानी जिस किस्म की स्किल्स मुझे रिक्वायर्ड है उन लोगों के पास वो स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं है। और राइट प्लेस, यानी स्किल के हिसाब से उस स्पेसिफिक काम की जगह पर उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर काम करने के लिए लोग मौजूद हैं या नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है। अवॉइड करना चाहिए सडन टैलेंट शॉर्टेज या सरप्लस। किसी भी टैलेंट की ज्यादती या कमी दोनों नुकसानदेह है। आपके पास किसी एक टैलेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर 4 अकाउंटेंट है, तो 4 अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, 2 अकाउंटेंट भी होंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सरप्लस ज्यादती की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिसोर्स वेस्ट नहीं कर सकते, पैसे देने पड़ रहे हैं, सैलरी देनी पड़ रही है। और ना ही हम एक अकाउंटेंट से काम चला सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है तो 2 अकाउंटेंट होने चाहिए। तो क्या है, शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग के अंदर क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमें करंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को देखना है कि हमारे पास अभी कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज को देखते हुए हमें ये देखना है कि फ्यूचर के अंदर हमें उन रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं कि हम अपने नए ब्रांच के अंदर यहीं से एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दें। तो हमें फ्यूचर को जहन में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना होता है कि हाँ, हम किसको किस पोजीशन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और किसको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? हमारे पास करंट कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हमारे साल के छोड़ के जा चुके हैं, कितना हमें नए एम्प्लॉयज की इंडक्शन करनी है, ये सारी इन्वेंट्री होगी। ठीक है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर 2 चीजें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब एनालिसिस का काम ये होता है कि सबसे पहले आप जॉब को देखें कि आपको जो किस जॉब के ऊपर, जॉब क्या है, काम क्या करवाना है, टास्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द जॉब। उस जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इंटरव्यू करेंगे कंडक्ट, और जो रिक्वायरमेंट होगी उसको देखते हुए हम एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन। डी फॉर डिस्क्रिप्शन, डी फॉर ड्यूटीज। उस जॉब के ऊपर ज्वाइन करते हुए आपको कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन, एस फॉर स्पेसिफिकेशन, एस फॉर स्किल्स। उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। क्या ये बात मेरे तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर है?
जॉब डिस्क्रिप्शन, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, डी फॉर ड्यूटीज, इस जॉब पे रहते हुए मेरी ये ड्यूटीज होंगी, मैंने ये ड्यूटीज को फुलफिल करना है। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा हुआ होता है और कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट में भी डाल रही होती हैं कि जॉब पे वही लोग अप्लाई करें जो ये ड्यूटीज फुलफिल कर सके, और इन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए आपकी ये स्पेसिफिकेशन, ये स्किल्स रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये डिग्री, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, डी फॉर ड्यूटी, एस फॉर स्पेसिफिकेशन, एस फॉर स्किल्स। Supply of employees, demand of employees, factor affecting staffing strategic goals, forecast demand for product and availability of knowledge, skills and abilities। ठीक है जी, हमें बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस किस चीज पे मेंटेन करना है? सप्लाई और डिमांड के बीच में। सप्लाई और डिमांड ऑफ किस चीज का? एम्प्लॉइज। कि हमें फ्यूचर में अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं या ज्यादा सर्विस रेंडर करनी है तो क्या हमारे पास जितने लोग हमें फ्यूचर में रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास मौजूद हैं या नहीं? नहीं है तो हमें हायरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त अपना काम रोक के नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? चैट स्क्रीन पे कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, या तो तुम लोग सो गए हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सब समझ में आ रहा है। जवाब दे दीजिए भाई। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मोहम्मद नईम, इस फुल डैश डैश का क्या मतलब है? सब समझ आ रहा है या आप सो रहे हैं? सप्लाई और डिमांड में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम बैलेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बैलेंस का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी सप्लाई है, जितनी डिमांड है, उतनी ही सप्लाई है। ना सप्लाई को कम कर सकते हैं, ना डिमांड को हम बढ़ा सकते हैं, वरना बैलेंस अगर एक दफ़ा आउट हो जाएगा तो काम रुक जाएगा। ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड डी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है मजीद नए लोगों को, केपेबल लोगों को हायर करना, और डी रिक्रूटमेंट का मतलब है अब रिड्यूस करना सरप्लस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी जिन एम्प्लॉइज की हमें जरूरत नहीं है उन्हें नौकरी से निकालना। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, आपको पता है वेबसाइट के ऊपर ऐड डालते हैं और ऑनलाइन रिक्रूटर्स, थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स भी बैठे हुए हैं, उनको भी कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू। तो सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन हो होता है कि हमारे पास ये पोजीशन है, लिंक्डइन आईडी पे डाल दिया, फेसबुक के ग्रुप पे डाल दिया, और हमारे पास डायरेक्ट एक पूल ऑफ एप्लीकेंट बन जाता है। फिर हमारी मर्जी है हम उनमें से कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू पे बुलाएं। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मसला पता है क्या है? मसला टाइम का नहीं है। आप लोगों का ये जो वन वे कम्युनिकेशन चल रही ना, मैं आपको बोलती रहती हूँ, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं आता है। मसला सारा ये हो जाएगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है और अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं तो आगे पढ़ाती चली जाऊंगी। आपको अभी समझ में नहीं आया, आपको आगे का क्या समझ में आएगा ये बताएं। तो क्वेश्चन अगर वैलिड है, देखिए मुझसे मीनिंग ना पूछा करें, मीनिंग आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हेजिटेट ना करें और आप क्वेश्चन पूछें।
ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक चीज बताई है कि ये मेजर सोर्स ऑफ पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स हो सकते हैं और आप इस तरीके से जो है वो जॉब कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। एम्प्लॉय रेफरेंस अपने जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनको बताएं कि भाई हमें इस पोजीशन के ऊपर लोग चाहिए, आप किसी को रेकमेंड करें। कंपनी की वेबसाइट पे आपने एक पोस्ट बना के डाल दी है कि इस पोजीशन के लिए हमें लोगों को हायर करना है। कॉलेजेस जाते हैं, रिक्रूटमेंट पूरा हमारा टीम होती है जो कि कॉलेज पे जाके जो नए इंडक्ट करते हैं, नए ग्रेजुएट्स को हम हायर करने की कोशिश करते हैं, उनको जाके इंटरव्यू करते हैं। अगर हमें वहां से कोई टैलेंटेड अच्छे लोग मिल जाए सो वी प्रेफर हायरिंग देम। ठीक है, तो दीज आर द वेज जिससे कि हम अपना पूल ऑफ एप्लीकेंट्स बनाते हैं। अच्छा, डी रिक्रूटमेंट के ऑप्शन क्या है? डी रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी को नौकरी से निकालना। तो उसके ऑप्शंस क्या हैं? फायर करना, ले ऑफ करना। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग है। अटायरेशन का मतलब होता है हमारे पास ओपनिंग तो है, लोग छोड़ के गए मगर हमने अभी फ्रीज की हुई है, हमने अपनी जो ओपनिंग है उसको हमने फ्रीज कर दी है। हम क्या कर रहे हैं? वॉलंटियरली रेजिग्नेशंस ले रहे हैं, यानी आपको हम गोल्डन हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक है, और हम गोल्डन हैंडशेक कर रहे हैं, दैट इज रिटायरमेंट एज से पहले आपसे रिटायरमेंट ले रहे हैं विथ योर विलिंगनेस। ट्रांसफर कर देना, वर्क वीक्स को रिड्यूस कर देना, ऑल्टरनेट पे बुला लेना, अर्ली रिटायरमेंट प्लान्स करना और जॉब शेयरिंग करना। मतलब वन फुल टाइम पोजीशन को काफी सारे एम्प्लॉइज को दूसरी जॉबों के ऊपर भी हमने लगा दिया है, ताकि अभी आपके पास यहाँ पे काम नहीं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर हमें डेडलाइन मीट करनी है, तो आप कुछ दिनों के लिए उस डिपार्टमेंट में जॉब शेयर कर दी आपकी। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इस सिलेक्शन के प्रोसेस से बेसिकली हम क्या करते हैं? हम बेसिकली जॉब एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा स्किलफुल है, हमारे पास पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, और जो एप्लीकेशन आई है वो क्या एप्लीकेशन के अंदर वो इंडिविजुअल उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना किसके बारे में? एप्लीकेंट के बारे में, कि इफ हायर्ड विल बी और विल नॉट बी, यानी अगर हमने इस बंदे को हायर किया तो क्या ये सक्सेसफुली काम कर सकेगा या ये सक्सेसफुली काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर हम इसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। सिलेक्शन के अंदर एरर आ सकते हैं कि हमने कभी किसी पोटेंशियल सक्सेसफुल एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया हो और कभी पुअर परफॉर्मर्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया हो। सिलेक्शन क्योंकि हम अपने इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं, हो सकता है इंटरव्यू जिस वक्त वो देने आया है उस वक्त वो दैट पर्सन वाज नॉट इन द गुड फ्रेम ऑफ माइंड, तो हमने किसी और जो बंदा पुअर परफॉर्मर था जिसके अंदर एबिलिटी स्किल नहीं थी लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, तो उसके कॉन्फिडेंस को देख के हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जो अच्छा स्किलफुल बंदा था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो दिस कुड बी द सिलेक्शन एरर। ठीक है, सबसे पहले अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन। करेक्ट डिसीजन मेकिंग है तो चले बड़ी अच्छी बात है, टाइम सर्व हो गया। अगर करेक्ट डिसीजन नहीं है, हमने जो है वो किसी गलत बंदे को गलत पोजीशन पे रख लिया है, तो हमें एरर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एरर और मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बाद मिस्टेक को कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, मिस्टेक को दुरुस्त कर लेना चाहिए। रिजेक्ट, अगर हमने किसी सही बंदे को रिजेक्ट कर दिया है तो हमें उसे दूसरा चांस देना चाहिए और डिसीजन को करेक्ट करने की
हर फेस के ऊपर जरूरत होती है। यहां पर कोई कंफ्यूजन, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आज की क्लास मैं यहीं तक रखूंगी। क्लास थोड़ी आज मैं जल्दी ऑफ कर दूंगी क्योंकि कंटेंट ठीक ठाक कवर हो गया है। तुम लोगों के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम लोग इसको पढ़ने बैठो तो तुम लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आए। सो आई डोंट वांट टू कैरी इट फर्दर हियर, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहां तक इसको रीड करना है। बुक को खोलिए, मैट्रिक्स को एक दफा, फवाद अहमद मैट्रिक्स जो है वो तुम्हें मैंने 3 दफा एक्सप्लेन कर दिया है। तुम्हारा साबुन मुझे स्लो लग रहा है, तो बादाम खाया करो और अपना प्रोसेसर जरा सही रखो। लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने सवाल किया है तो मैं रिपीट कर रही हूं। लास्ट टाइम जरा गौर से कान वान खोल के इसको सुन लो। मैट्रिक्स के अंदर एक बंदा, मैट्रिक्स के अंदर एक एम्प्लॉय 2 जगह पर रिपोर्ट कर रहा है। एक एम्प्लॉय के 2 मैनेजर हैं। अगर आंख खोल के स्लाइड पे पढ़ो तो यही लिखा हुआ है। एक मैनेजर उसका प्रोजेक्ट का हेड है और दूसरा मैनेजर उसका डिपार्टमेंट का हेड है। प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल उसी बंदे को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट को हमें इतना ध्यान नहीं देना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब डिपार्टमेंटल हेड कोई बात करे और प्रोजेक्ट हेड कोई और दूसरी बात करे। तो आपको डिपार्टमेंटल हेड को ज्यादा फौकियत देनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड को ज्यादा फौकियत हासिल है ओवर दी प्रोजेक्ट हेड। ओके, इस मैट्रिक्स को तो बताओ भाई। सिलेक्शन डिसीजन आउटकम, सिलेक्शन डिसीजन आउटकम में हमने एक बात की है कि या तो एरर कहां पे आता है, एरर आता है इस, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मत समझो, ये वाली लाइन समझ लो भाई तुम। फवाद, साबुन स्लो है ना, तुम ये वाली सिलेक्शन एरर के 2 ये पॉइंट देख लो। रिजेक्ट एरर कब आएगा? रिजेक्ट एरर तब आएगा जब हमने एक अच्छे एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया हो। एक्सेप्टेंस एरर कब आएगा? जब हमने एक पुअर वर्कर को एक्सेप्ट कर लिया हो। अब एक्सेप्ट करने के बाद हमें तो वो कॉन्फिडेंट लगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मे बी ही वॉज गुड लुकिंग, मैंने उसको जॉब पे रख लिया। अब जॉब पे रखने के लिए बाद मुझे पता चल रहा है भाई वो तो खाली देखने का है, काम का तो है ही नहीं, अब क्या करूं? इज इट क्लियर? फवाद अहमद, इज इट क्लियर? If you are getting confused with the decision making matrix, forget about the decision making matrix. Matrix आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो अगर आपको इस वाली स्लाइड में जो लास्ट के 2 पॉइंट्स क्लियर है, खत्म हो गई बात, छोड़ दो उस मैट्रिक्स को। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है और सुबह से मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा आई एम लिटिल नॉट वेल। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। कब मुलाकात होगी? अगले थर्सडे को मुलाकात होती है अपने टाइम पे। और प्लीज आप लोग कोशिश ये करें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ आप लोग रिवाइज करते जाएं, रिव्यू करते जाएं, ताकि आपकी चीजें पाइल अप ना हो। सही है बेटा? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है थर्सडे के दिन। अल्लाह हाफिज।